बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया और सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को हम स्पर्म काउंट या सीमन टेस्टिंग के हवाले से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि ये जो रिपोर्ट है जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं, ये किस तरह हमारी हेल्प कर सकती है एज़ोस्पर्मिया को समझने में और फिर इसका ट्रीटमेंट करने में। क्योंकि ये वेरी फर्स्ट रिपोर्ट है जो कि मेल पर्सन अपने स्पर्म की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को जानने के लिए करवाते हैं। ये इसके अंदर सीमन को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है लेबॉरेटरी को। लेबॉरेटरी एक रिपोर्ट तैयार करके हमें देती है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। अब हमने उस इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है अब एज़ोस्पर्मिया के साथ कि किस तरह जो है ये रिपोर्ट हमें गाइड करेगी कि हम इस मर्ज़ को ट्रीट करें या इसको अंडरस्टैंड करें। पहले जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसके ऊपर जो पहला सेक्शन होता है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन का होता है कि जो हम सैंपल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वो फिज़िकल उसका मुआयना करते हैं, उसको देखते हैं। जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो पहले सेक्शन में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के नाम से वो पुट अप करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर पहली जो वैल्यू हमें नोट करनी चाहिए वो सीमन का वॉल्यूम है, यानी उसकी क्वांटिटी है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने रखी हुई है वो 1.5 से लेकर 5 मिलीलीटर तक है। तो 1.5 से इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1.5 जो है ये उसकी इनिशियल वैल्यू है, डेट इज़ नॉट प्रॉपर। तो इसकी वैल्यू अगर 3 पॉइंट समथिंग होगी तो इट विल बी कंसिडर दैट इट इज़ सूटेबल, कि ये ठीक है। अगर इसकी जो क्वांटिटी है वो कम है तो पहले हमें यहीं रुकना पड़ेगा। गो के ये जो आगे इसका सेकंड सेक्शन है जिसके अंदर वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें देता है और स्पर्म की अवेलेबिलिटी या उसकी अदम मौजूदगी बारे में हमें बताता है। उसके अंदर अगर नहीं भी स्पर्म आपको शो हो रहे तो आपने इसके बारे में बोदर नहीं होना, क्योंकि इसके आगे और भी फर्दर टेस्ट हैं जो हमने बारी बारी उनको डिस्कस करना है। अभी हम इस रिपोर्ट को देखेंगे और इस रिपोर्ट को क्लियर करने के बाद फिर हम अगले टेस्ट पे जाएंगे। क्योंकि चाहे आप जितने मर्जी टेस्ट करवा लें, जब तक ये सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ये ओके रिपोर्ट नहीं आएगी, तो फिर आप इस मर्ज़ को अंडरस्टैंड या इसकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो पहली जो इसकी क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी जो है जो हमारे मालजीन हैं या हुक्मा ज़रात हैं वो ज़्यादातर मगलज़ात पे डिपेंड करते हैं कि मगलस से जो सीमन है उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, या मुगल्लस का एक लफ्ज़ बड़ा आम है हिकमत के अंदर, और बहुत सारे लोग जो हैं जो हिकमत नहीं भी करते तो वो भी इस नाम से काफ़ी वाकिफ़ रखते हैं। लेकिन सिर्फ मेडिसन का या दवाई का नाम जान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको प्रॉपर यूज़ करना, उससे बेनिफिट लेना असल काम है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुगल्लस पे डिपेंड करते हैं, हालांकि मुगल्लस का मतलब है गाढ़ा करना। तो अगर आप मुगल्लस का इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स आपका जो सीमन है वो थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। इससे उसकी जो वॉल्यूम है मज़ीद कम हो जाएगा। और आप रिपोर्ट फर्स्ट करें 1 मंथ करते हैं तो रिपोर्ट देख के आप मज़ीद परेशान होंगे कि ये वॉल्यूम जो है बजाय इंक्रीज़ करने के, बजाय बढ़ने के, ये कम हो चुका है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें मुगल्लस नहीं बल्कि मुअल्लद वो ग्रेडियंट्स, वो खुराक या वो मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी जो सीमन प्रोड्यूस करने वाले आर्गन या ग्लैंड्स को उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं। अब इसकी जो कैपेसिटी है बढ़ाने के अंदर भी दो फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई जूसर मशीन ले लें, फर्ज करें गाजर का जूस बनाने वाली मशीन है, तो अगर वो मशीन आउटपुट नहीं दे रही तो दो रीज़न हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है वो मशीन ही ख़राब हो, आप उसके अंदर गाजरें डालते हैं लेकिन जूस ही नहीं आ रहा, या फिर मशीन ठीक है आपके पास गाजर ही नहीं है। तो यानी कि इनपुट भी होनी चाहिए और जो आपकी मशीन है वो भी ठीक होनी चाहिए। यानी कि जो ग्लैंड्स ये सिक्रेट करते हैं, ये सीमन बनाते हैं, उन आर्गन को, उन ग्लैंड्स को भी ठीक होना चाहिए और फिर उनको वो डाइट, वो ग़िज़ा, वो दवा भी मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो सीमन को प्रोड्यूस कर सकें। अब अगर ग्लैंड ठीक नहीं है, ऑर्गन ठीक ही नहीं है, तो उसकी भी आगे 3 रीज़न्स हैं। लिहाजा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ रुकना पड़ेगा
जो उसकी क्वांटिटी है सीमन की वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। 1.5 जो है वो इनफ नहीं है, इससे हमें एक्सीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीमन है डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। अगर सीमन्स होगा तो स्पर्म जो है वो न्यूरिश हो सकते हैं, वो उनकी अफजाइश हो सकती है, और जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए सीमन का मुनासिब मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है पीएच। उन्होंने सीमन की पीएच भी बताई होती है, और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने मेंशन की हुई है 7.2 से लेकर 7.8 तक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी बहुत हेल्प करती है किसी भी मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, या एजोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है उसको उसका इनिशिएटिव लेने के लिए। ये जो पीएच है डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो पीएच 7.2 है तो गुड, 7.3 4 ये भी नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर ही काउंट होती हैं, लेकिन जो इनिशियल वैल्यू है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 रिपोर्ट्स देखी, उसके अंदर सिर्फ 0.3 का डिफरेंस था और मोर्टेलिटी में तकरीबन 15% का फ़र्क था। यानी कि एक रिपोर्ट के ऊपर 7.8 थी उसकी जो पीएच, उसकी मोर्टेलिटी जो 15% कम थी उसकी निस्बत जिसकी पीएच 7.3 थी, यानी तकरीबन 0.3 का डिफरेंस था, और उनके अंदर मोर्टेलिटी का वाज़ेह डिफरेंस था। तो लिहाजा ये जो पीएच है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीएच आपकी 7 से कम है तो ये एसिडिक होगी, ये बड़ी कॉमन सी बात है, तकरीबन जो भी लोग थोड़ा सा बहुत इल्म रखते हैं इसके बारे में, कि वो एसिड होगी, एसिड से खुश्की पैदा होगी, तो वो जो आपके सीमन है या आपके जो स्पर्म है उनके प्रोड्यूस होने के लिए ये जो सीमन की पीएच है ये नॉर्मल नहीं है। लिहाजा अगर 7 से लेस है तो आप अपनी खुराक में से, अपनी ग़िज़ा में से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या सिट्रस चीज़ें हैं उनको आप माइनस कर दें। अगर ये 7.8 से अभाव है तो आप थोड़े से लिमिटेड मिकदार में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, तो आपकी पीएच जो है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है माइक्रोस्कोपिक जो उनका एनालिसिस होता है उसके अंदर तो ज़ाहिर है स्पर्म की अवेलेबिलिटी और उनकी मोर्टेलिटी और वो जो स्लजिश होते हैं ये एक्टिव होते हैं। क्योंकि हम एजोस्पर्मिया की बात कर रहे हैं तो ये हमारा सेक्शन जो है ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म है ही नहीं है। अगर स्पर्म होंगे तो फिर हम उनकी मोर्टेलिटी पे भी बात करेंगे। अब आगे चलें, आगे जो थर्ड सेक्शन होता है वो उसके अंदर वो उसका जो फिज़िकल केमिकल एनालिसिस करते हैं सीमन का, कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली तो 2 ही मेजर कंपोनेंट हैं सीमन के, एक सीमन है मुकल्लम खुद, और दूसरे उसके अंदर स्पर्म है। अगर इसके अलावा कोई चीज़ उसके अंदर पाई जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए। मसलन नीचे WBC लिखा होता है, वाइट ब्लड सेल्स, या RBC लिखा होता है, रेड ब्लड सेल्स, या पस सेल्स होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके सीमन के ट्रैक के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि स्पर्म विद सीमन जब इस ट्रैक से गुज़रते हैं तो अगर ये ट्रैक जो है ख़राब होगा, इन्फेक्टेड होगा, या यहाँ पे कोई ज़ख़म है, तो ये जो सीमन्स हैं इनकी और जो आपके स्पर्म है उनकी मोर्टेलिटी पे भी काफ़ी इसका अफेक्ट होता है। तो ये जो पस सेल्स वगैरह होते हैं ये स्पर्म की मोर्टेलिटी पे बड़े असरअंदाज होते हैं। तो चूँकि हम एजोस्पर्मिया की बात कर रहे हैं तो अब स्पर्म तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इस ट्रैक का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर पस सेल आ रहे हैं, कोई RBC है, कोई इन्फेक्शन है इस ट्रैक के अंदर जहाँ से वो सीमन विद स्पर्म फ्लो आउट करते हैं, तो उनका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सीमन रिपोर्ट को क्लैरिफाई करने के बाद आप अगले टेस्ट की तरफ मूव करें, ताकि हमें ये अंदेशा ना हो कि हमारी जो सीमन के अंदर RBC है या उसकी वॉल्यूम कम है या उसकी जो पीएच है उसका लेवल ठीक नहीं है। तो रिपोर्ट को क्लैरिफाई करने के बाद हम जो नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे, और इंशाल्लाह जो आगे वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा उसके अंदर हम अगले टेस्ट की बात करेंगे, उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं या किस तरह वो एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।